एक गांव में परी नाम की एक गूंगी लड़की रहती थी। परी जब 8 साल की थी तभी उसके माता पिता की मृत्यु हो गई और तब से वो अपने चाचा चाची के साथ रहती थी। परी के चाचा गांव के साहूकार थे जिनका नाम रामलाल था। उनकी पत्नी माया और उन दोनों की एक बेटी तारा थी। परी बोल नहीं सकती थी लेकिन देखने में बहुत सुंदर और अच्छे स्वभाव की थी। वहीं तारा घमंडी और बिगड़ी हुई लड़की थी। वो हमेशा कुछ न कुछ करके परी को डांट खिलाती थी। साहूकार और उसकी पत्नी भी परी से घर का सारा काम करवाते थे। ऐसे ही एक दिन की बात है। तारा माया के पास आई। मामा देखो ना, परी ने फिर से मेरे पैसे चुरा लिए। इतना सुनते ही माया भड़क उठी। क्या कहा? पैसे चुराए हैं इस लड़की ने? पता नहीं क्या होगा। रुक, अभी मैं उसकी अक्ल ठिकाने लगाती हूं। माया परी के पास जाती है और उससे पूछती है, क्यों रे तेरी इतनी हिम्मत कि तूने फिर से मेरी बेटी के पैसे चुराए? तुझे शर्म नहीं आती है क्या? परी ने हाथ से इशारा करके बताया कि मैंने कुछ नहीं चुराया। अब मैं आपको कैसे बताऊं कि तारा मुझे फंसा रही है? माया बोली। ये हाथ क्या हिला रही है? तुझे क्या लगता है तू ना कहेगी और मैं मान जाऊंगी? एक तो तेरे माँ बाप बचपन में ही तेरी जैसी नालायक औलाद को छोड़कर चले गए और हम तुझे जैसे तैसे करके पाल रहे हैं, और तू है कि हमारी नाक कटाने में तुली हुई है। माया जोर जोर से परी पर चिल्लाती है। तभी साहूकार रामलाल भी वहां आ जाते हैं। अरे क्या हो गया माया? क्यों सुबह सुबह चिल्ला रही हो? अरे कभी तो शांत रहा करो। माया बोली, अरे मैं शांत ही रहना चाहती हूं जी। ये लड़की मुझे शांत होने दे तब ना। इसने तारा के पैसे चोरी किए। रामलाल बोला, अरे परी बेटा, तुझे चोरी करने की क्या जरूरत थी? कुछ चाहिए था तो मांग लेती मुझसे। परी सिर हिला रही है कि नहीं चुराए। परी की आंखों में आंसू आ जाते हैं और कुछ भी बोल न पाने की वजह से वो अपनी बात भी नहीं रख पाती है। परी मन ही मन कहती है, अब मैं आपको कैसे समझाऊं कि मैंने कोई चोरी नहीं की है? माया बोली, देखो कैसे अब रोने की नौटंकी कर रही है। ध्यान से सुन लड़की, आज जो तूने हरकत की है ना, वो आइंदा फिर कभी नहीं होनी चाहिए। एक तो तेरे गूंगेपन की वजह से कोई लड़का मिल नहीं रहा है। जो भी देखने आता है मना करके चला जाता है। कोई नहीं करने वाला तुझसे शादी। समझ गई ना? रामलाल बोला, अरे माया तू उसकी चिंता क्यों करती है? मैं हूं ना। अरे मैंने इसके लिए लड़का ढूंढ लिया है। वो बहुत बड़े व्यापारी हैं। बहुत धन है उनके पास। और वो तो हमसे दहेज लेने की जगह दहेज देकर शादी करना चाहते हैं और 2 दिन बाद इसे देखने यहां आने वाले हैं। साहूकार की बात सुनकर सभी हैरान हो जाते हैं और तारा को भी अंदर ही अंदर जलन होने लगती है। तारा पूछती है, पर पिताजी, इस जैसी के लिए एक अमीर व्यापारी क्यों? अरे बेटी, तुम देखोगी तो खुद ब खुद सब समझ जाओगी, और इस रिश्ते से तुम्हें क्या, किसी को भी कोई दिक्कत नहीं होगी। उसके बाद रामलाल और माया वहां से चले जाते हैं। लेकिन तारा को कुछ भी समझ नहीं आता। वो परी से कहने लगती है, लगता है तेरा नसीब इतना भी बुरा नहीं है। तुझे देखने जो कोई अमीर सेठ आने वाला है। पर चिंता मत कर। जब तक तू यहां रहेगी तब तक मैं तुझे इतना परेशान करूंगी कि तू सोच भी नहीं सकती। आज जैसे फंसाया है, गूंगी कहीं की। परी गूंगी होने के कारण उसे बहुत कुछ सहना पड़ता है, पर वो चाहकर भी कुछ नहीं बोल पाती है, जिसका फायदा उठाकर तारा उसे रोज परेशान करती है। पर परी ने अपनी उम्मीद कभी नहीं छोड़ी थी और उसे अब भी ये उम्मीद थी कि उसे कोई अच्छा लड़का मिलेगा जो उसे समझेगा। 2 दिन बीत जाते हैं और परी को देखने एक आदमी आता है, सेठ धनीराम, जिसकी उम्र 50 वर्ष थी। रामलाल ने धनीराम सेठ का स्वागत किया। अरे धनीराम जी, आइए आइए, आप ही का इंतजार था। माया बोली, अरे ये क्या आप अकेले आए हैं? आपका बेटा नहीं आया? धनीराम ने कहा, वो तो कभी आएगा भी नहीं, क्योंकि मेरी और मेरी पत्नी के बीच झगड़ा हो गया है, जिस वजह से उन दोनों ने मुझे छोड़ दिया है। अब तो बस मैं अकेला ही रहता हूं। माया ने कहा, ये आप क्या कह रहे हैं धनीराम जी? तो अब ये शादी नहीं हो सकती है? सुनकर बुरा लगा। धनीराम ने कहा, अरे भाभी जी, ये आप कैसी बात कर रही हैं? भला इस शादी से मेरी पत्नी या बेटे का क्या संबंध? क्यों नहीं हो सकती ये शादी? माया बोली, कैसे होगी शादी? आपका बेटा ही नहीं है तो शादी किससे होगी? धनीराम ने कहा, अरे मुझसे होगी शादी और किससे? ये क्या रामलाल जी, आपने भाभी जी को बताया नहीं है क्या? रामलाल बोला, माफ कर दीजिएगा धनीराम जी, मैं भूल गया था। पर वहीं खड़ी परी ये सब देखकर हैरान हो जाती है और इस रिश्ते के लिए मना करने लगती है। धनीराम ने परी को देखते ही बोला, अरे भाभी जी, ये बार बार हाथ क्यों हिला रही है? क्या इसे ये रिश्ता मंजूर नहीं है? माया बोली, अरे नहीं नहीं, आप जैसे ईमानदार व्यक्ति का रिश्ता मंजूर नहीं होगा तो किसका होगा?
मैं ज़रा इससे एक बार बात करती हूँ। माया परी के पास जाती है और उससे कहती है, ये तू क्या कर रही है पागल लड़की? मना क्यों कर रही है? तुझे पता भी है ये कौन है? इस राज्य के सबसे अमीर सेठों में से एक है। अगर इससे तेरी शादी हो गई तो तेरी किस्मत ही बदल जाएगी। पता भी है तुझे? माया के लाख समझाने के बाद भी परी नहीं मानती और बार बार हाथ हिलाकर इशारा करती है शादी न करने का। फिर माया गुस्से से बोलती है, देख परी, मेरी बात ध्यान से सुन। शादी तो तुझे करनी ही पड़ेगी, चाहे कुछ भी हो जाए, क्योंकि हम तुझे और नहीं पाल सकते हैं। इसलिए तेरे पास केवल दो ही विकल्प हैं। या तो धनीराम जी से शादी करके अपना जीवन रानियों की तरह आराम से व्यतीत कर, या तो इस घर से हमेशा हमेशा के लिए निकल जा। अब बस यही दो रास्ते हैं तेरे पास। अब तू ही फैसला कर कि क्या करना है तुझे। परी रोने लगती है और अपने आप से कहती है, हे भगवान, ये कैसा दिन दिखा रहे हो आप? अगर मैंने शादी के लिए हाँ कर दी तो एक ऐसे आदमी से जो 50 वर्ष का हो चुका है और उसका एक बेटा और पत्नी भी है, उससे मेरी शादी हो जाएगी, और अगर मना कर दिया तो इस घर से निकाल दी जाऊंगी। अब मैं क्या करूं? परी एक बहुत ही बड़े धर्म संकट में पड़ जाती है। दूसरी ओर धनीराम सेठ को भी सब समझ में आ रहा था कि परी को शादी नहीं करनी है, जिससे वो अंदर ही अंदर गुस्से में होता है। फिर धनीराम सेठ ने एक बार परी से फिर से पूछा, मैं सिर्फ एक बार ही पूछूंगा, क्या तुम्हें मुझसे शादी करनी है? अगर हाँ तो अपना हाथ उठाओ, मैं समझ जाऊंगा। धनीराम के ऐसा कहने के बाद भी परी अपना हाथ नहीं उठाती है। धनीराम ने कहा, मैं समझ गया, अब और कुछ कहने की कोई जरूरत नहीं है। तो ठीक है रामलाल जी, अब मैं चलता हूं। जिसके बाद धनीराम सेठ वहां से चला जाता है और इस बात से घर में सभी बहुत ही गुस्सा हो जाते हैं और परी को घर से निकाल देते हैं। परी बहुत फूट फूट कर रोती है। फिर वो खुद से कहती है, लगता है अब मुझे अकेले ही रहना पड़ेगा। काश कि मेरे माता पिता मेरे पास होते तो आज ये दिन न देखना पड़ता मुझे। उसके बाद परी मायूस होकर रोते हुए भूखे प्यासे यहां से वहां भटकने लगती है। चलते चलते परी एक जगह रुकती है और सोचने लगती है, बहुत जोरों की भूख लगी है, पर भोजन खरीदने के लिए धन नहीं है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैं भूख के कारण मर ही जाऊंगी। मुझे कोई काम ढूंढना चाहिए ताकि थोड़ा धन कमाकर मैं अपना पेट पाल सकूं। उसके बाद परी सबके यहां जाकर काम मांगने लगती है, पर किसी को लड़की की जरूरत नहीं होती तो किसी को उसके गूंगे होने की दिक्कत होती है, जिससे हर जगह जाने के बाद भी परी को कहीं पर भी काम नहीं मिलता है और वो जाकर एक पेड़ के नीचे मायूस होकर बैठ जाती है। थोड़ी ही दूर पर एक आदमी भी बैठा होता है जो परी को देखकर उससे बात करने की कोशिश करता है। क्या हुआ बेटी, तुम यहां अकेली क्या कर रही हो और इतनी मायूस क्यों हो? उस आदमी के पूछने के बाद परी इशारा करने लग जाती है। अच्छा, तो तुम बोल नहीं सकती हो। देखकर बुरा लगा, पर तुम्हारे परिवार वाले कहाँ हैं और तुम यहां अकेली क्या कर रही हो? जिसके बाद परी अपना हाथ हिलाने लगती है। अच्छा, तो तुम कहना चाहती हो कि तुम्हारा इस दुनिया में कोई नहीं है, तुम अकेली हो। ये तो बहुत ही बुरा हुआ तुम्हारे साथ बेटी। तुम तो मुझे बहुत ही भूखी लग रही हो। एक काम करो, तुम मेरा भोजन ले लो, मैं बाद में खा लूंगा। जिसके बाद वो आदमी परी को अपना भोजन दे देता है और परी उसका भोजन खाने लगती है। वह आदमी परी को बहुत ही ध्यान से देखता है और कहता है, बेटी, मेरी कोई बेटी नहीं है, क्या तुम मेरी बेटी बनकर मेरे साथ जाना चाहोगी? उस आदमी के ऐसा कहने पर परी को उम्मीद मिलती है और वो ये सुनकर बेहद खुश हो जाती है और अपना सिर हाँ में हिलाने लगती है। उस आदमी ने कहा, मुझे खुशी हुई कि तुम मेरी बेटी बनने के लिए तैयार हो, तो चलो चलते हैं हमारे घर। जिसके बाद वो आदमी और परी दोनों साथ साथ वहां से जाने ही वाले होते हैं कि तभी पीछे से एक आदमी कुछ गांव वालों के साथ आता है और कहने लगता है, वो देखो साथियों, यही है वो आदमी, मारो इसे। ऐसा कहते ही सब उस आदमी को मारने लगते हैं। परी को कुछ समझ नहीं आता कि सब उसे क्यों मार रहे हैं और ज्यादा मारने से उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, जिसे देखकर परी रोने लगती है और उसकी वो उम्मीद भी खत्म हो जाती है। उन लोगों ने परी को देखकर कहा, ये क्या, तुम इस जैसे इंसान के लिए क्यों रो रही हो? मुझे तो लगता है कि ये भी इसी इंसान के साथ मिली हुई है, इसलिए इसके मरने से इसे इतना दुख हो रहा है। हमें इसे लेकर महाराज के पास जाना चाहिए, अब वही निर्णय लेंगे कि इसका क्या करना है। उसके बाद मुखिया जी और सभी गांव वाले मिलकर परी को राजमहल महाराज के पास लेकर जाते हैं, जहां महाराज, मंत्री जी और राजकुमार आदित्य भी उपस्थित थे। राजा ने पूछा, क्या बात है मुखिया जी, आप सब यहां एक साथ, और ये लड़की कौन है? महाराज, ये लड़की उन अपहरणकर्ताओं की साथी है। हमारे गांव के इस युवक ने उस अपहरणकर्ता को पकड़ा जो राज्य में सभी नाबालिग लड़कियों का अपहरण कर रहे हैं, और हमने उसे इतना मारा कि उसकी मौत हो गई।
महाराज, हमें लगा कि वो इस लड़की का अपहरण कर रहा था, पर ये तो उसकी मौत पर रोने लगती है, इसलिए हमें विश्वास है कि ये भी उन्हीं की साथी है। मुखिया की बातें सुनकर परी आश्चर्य में पड़ जाती है। हे भगवान, तो क्या वो व्यक्ति एक अपहरण करता था? और मुझे लगा कि वो एक अच्छा व्यक्ति है। मैं तो उसकी बातों में ही आ गई थी, पर अब मैं इनको कैसे समझाऊंगी? तभी राजा ने परी से पूछा, तो बताओ लड़की, क्या ये सच है कि तुम उन अपहरणकर्ताओं की साथी हो? परी फिर से अपना हाथ हिलाने लगती है। राजा गुस्से से बोले, ये तुम क्या कर रही हो लड़की? मुखिया बोला, महाराज, मुझे तो लगता है कि ये हम सबको गुमराह करने की कोशिश कर रही है। राजा ने फिर कहा, लड़की, जवाब दो, अन्यथा हम तुम्हें फांसी की सजा दे देंगे। परी कुछ नहीं कह सकी। तभी राजकुमार आदित्य ने कहा, पिताश्री रुकिए, ये इसलिए ऐसा कह रही है क्योंकि ये गूंगी है, ये बोल नहीं सकती है। मंत्री ने कहा, हाँ महाराज, मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। पर राजकुमार, आपको ये कैसे पता चला? आदित्य ने कहा, क्योंकि ये जिस इशारे से बात करने की कोशिश कर रही है वो मैंने सीखा हुआ है, क्योंकि हमारे गुप्तचर मुझसे ऐसे ही इशारों में बात करते हैं। तो लड़की, क्या नाम है तुम्हारा, और ये सब क्या चल रहा है? मुझे विस्तार से बताओ। परी अपना नाम और सब कुछ इशारों में बता देती है। राजकुमार आदित्य परी की बातों को सबको समझा देते हैं। राजा बोले, अच्छा तो ये बात है, हमें माफ करना परी, पर अब हम उन अपहरणकर्ताओं को कैसे ढूंढेंगे? आदित्य ने कहा, ढूंढ सकते हैं पिताश्री, इस गूंगी लड़की के बदौलत, क्योंकि ये बोल नहीं सकती, इसलिए अपहरणकर्ता इसे निशाना जरूर बनाएंगे, क्योंकि ये आवाज भी नहीं लगा सकती। मैं खुद इसकी रक्षा के लिए साथ जाऊंगा। राजा ने अनुमति दे दी। राजकुमार आदित्य एक आम व्यक्ति का भेष बनाकर गांव चले जाते हैं और परी के साथ एक झोपड़ी में रहने का निर्णय लेते हैं। आदित्य परी से कहने लगा, मुझे माफ करना परी कि मैं तुम्हें इस तरह से इस्तेमाल कर रहा हूं, पर राज्य के हित के लिए मुझे ये करना ही पड़ेगा। परी ने इशारे से कहा कि वो खुश है कि किसी के काम आ पा रही है। आदित्य बोले, मैं वादा करता हूं कि इसके बाद की जिंदगी कष्ट से भरी नहीं होगी। आदित्य काम ढूंढने के लिए चले जाते हैं। परी मन ही मन सोचती है, राजकुमार कितने अच्छे हैं। वो उनके लिए भोजन बनाती है और लोगों से पूछकर वहां पहुंच जाती है जहां आदित्य साहूकार रामलाल परी के चाचा से बात कर रहे थे। रामलाल परी को देखकर गुस्से में आ गया, ये क्या तुम यहां? अब चली जा यहां से। तभी आदित्य ने कहा, अरे रुकिए साहूकार जी, ये तो मेरे लिए आई है। रामलाल बोला, मैं इसका चाचा हूं। इसने हमारी बात नहीं मानी तो हमने इसे निकाल दिया, पर ये तुम्हारे लिए क्यों आएगी? आदित्य ने कहा, क्योंकि यह मेरी पत्नी है। रामलाल चौंक कर बोला, क्या पत्नी? अच्छा, तो अब इसे तुम जैसा बेवकूफ ही मिला। आदित्य बोला, देखिए साहूकार जी, अब आप अपनी हद पार कर रहे हैं। अब ये मेरी पत्नी है और मैं इसके खिलाफ एक शब्द नहीं सुनूंगा। कुछ दिन तक आदित्य और परी साथ रहते हैं और उनके बीच लगाव बढ़ने लगता है। एक माह बीत जाता है। एक दिन जब आदित्य खेत में थे, एक लड़का आया और कहा, अरे भाई, तेरी पत्नी को कुछ लोग उठाकर ले गए हैं। आदित्य तुरंत वहां से निकले। रामलाल ने उन्हें रोकने की कोशिश की, पर आदित्य ने उसे कड़ी फटकार लगाई। अपहरणकर्ता परी को एक गुफा में ले गए थे। वे हंस रहे थे कि ये गूंगी है और कुछ नहीं कर पाएगी। तभी राजकुमार आदित्य अपने सैनिकों के साथ वहां पहुंच गए। उन्होंने सबको पकड़ लिया। बदमाशों ने पूछा, तुम्हें हमारा पता कैसे चला? आदित्य बोले, मूर्खों, मैं इस राज्य का राजकुमार आदित्य हूं और मैंने एक गुप्तचर को हमेशा परी पर नजर रखने के लिए लगा रखा था। तभी एक अपहरणकर्ता ने चाकू निकालकर परी पर हमला किया, पर आदित्य बीच में आ गए और चाकू उन्हें लग गया। ये देखकर परी के गले से आवाज फूट पड़ी, नहीं राजकुमार, नहीं, आप ठीक तो है ना? अपनी आंखें खोलिए। आदित्य धीरे से बोले, अरे, तुम तो बोलने लगी परी, मैं कितना भाग्यशाली हूं कि तुम्हारी आवाज सुन पाया। राजमहल में राजवैद्य ने आदित्य का इलाज किया। राजा ने पूछा, पुत्र, तुमने इस लड़की के लिए प्राण खतरे में क्यों डाले? आदित्य बोला, क्योंकि मैं इससे प्रेम करता हूं पिताश्री। क्या मैं इससे विवाह कर सकता हूं? राजा मान गए। तभी मंत्री रामलाल साहूकार को पकड़कर लाए। राजा ने उसे सजा देनी चाहिए, पर परी ने आगे आकर कहा, नहीं महाराज, इन्हें माफ कर दीजिए, इन्होंने ही बचपन में मुझे पाला था। सब परी की आवाज सुनकर दंग रह गए। राजा ने परी के कहने पर रामलाल को छोड़ दिया। रामलाल शर्मिंदा हुआ और माफी मांगकर चला गया। माता पिता के जाने के सदमे से परी की जो आवाज चली गई थी, वो आदित्य के प्रति प्रेम और डर की वजह से वापस आ गई। परी और आदित्य का विवाह हुआ।
परी अब रानी बन गई और राजकुमार आदित्य के साथ खुशी खुशी रहने लगी। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।